जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं लोग, जिसमें हम लोग एडिटोरिया का बुक जो है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर उस सीरीज को उस बुक को इससे वीडियो से कवर किया जाएगा। जिसमें आज का वीडियो हम लोग का स्पेशल रहेगा 69 बीपीएससी का क्वेश्चन इसमें कवर होगा। उसके बाद फिर से 68, 67, 66 करके जितने सारे बुक्स में दिए गए होंगे प्रीवियस ईयर उसको कवर किया जाएगा। उसके बाद उसका 10 सेट प्रैक्टिस सेट भी आया है, उसको भी कवर हम लोग करेंगे लोग। तो चलिए शुरू करते हैं लोग आज के वीडियो में भारतीय इतिहास, जिसमें प्राचीन भारत दिया गया है। तो प्राचीन भारत से अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। पहला क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मराठा प्रशासन में। मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद होती थी। इसका व्याख्या देखते हैं लोग कि व्याख्या में क्या है। मराठा प्रशासन के तहत अष्टप्रधान की संकल्पना मंत्री परिषद के रूप में की गई थी। इसके तहत 8 प्रमुख अधिकारियों को अष्टप्रधान के रूप में जाना जाता था। परिषद का गठन 1674 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी ने किया था। ये जो परिषद थी इसका गठन किसने किया था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। और कब किया था? तो 1674 ईस्वी में किया था। अष्टप्रधान के प्रमुख जो 8 मंत्री होते थे वे किस किस पद पर होते थे? तो पेशवा क्या होता था? तो पेशवा प्रधानमंत्री पद पर होता था। उसके बाद है अमात्य या मजूमदार वित्त मंत्री के पद पर होता था। पंडित राव या उच्च पुजारी या आंतरिक के धार्मिक मामलों का देखरेख या प्रबंध करता था। उसके बाद है सुमंत, ये इंपॉर्टेंट है। सुमंत या दबीर, सुमंत को दबीर भी कहते हैं, यह विदेश मंत्री था। विदेश मंत्री के पद को क्या कहा जाता था? तो सुमंत। वाक्यानवीस या गृह मंत्री होता था। सचिव शाही आदेशों को तैयार करना, सचिव क्या होता था? तो शाही आदेशों को तैयार करना इसका काम होता था सचिव का। सर ए नौबत या सेनापति या प्रधान सेनापति होता था। साम्राज्य की सेना और रक्षा का प्रबंधन करता था। न्यायाधीश क्या होता था? तो मुख्य न्यायाधीश दीवानी और फौजदारी मामलों में न्याय प्रदान करता था। दीवानी और फौजदारी मामलों में कौन न्याय प्रदान करता था? तो न्यायाधीश प्रदान करता था। अब है दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं लोग कि बोधिसत्व पदपाणि की पेंटिंग स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? तो अजंता में स्थित है। कहाँ पे? अजंता में स्थित है। इसका व्याख्या देखते हैं लोग कि व्याख्या में क्या दिया गया है। तो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व उसे कहते हैं जो बुद्ध बनने की इच्छा रखता हो। बोधिसत्व किसे कहते हैं? जो बुद्ध बनने की इच्छा रखता हो। पदमपाणि का शाब्दिक अर्थ कमल धारण करने से होता है। पदपाणि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कमल धारण करने से होता है। बोधिसत्व पदमपाणि की चित्र अजंता की गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध है। ये चित्र कहाँ सबसे प्रसिद्ध है? तो अजंता की गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध है। उसके बाद है एलोरा की गुफाएं। एलोरा विश्व की सबसे बड़ी रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है, जिसमें 600 से लेकर 1000 ईस्वी की अवधि की कलाकृतियाँ हैं। अब है बादामी गुफाएं के बारे में देखते हैं लोग। कर्नाटक के उत्तरी भाग में, कहाँ पे? कर्नाटक के उत्तरी भाग में बादामी, बागलकोट जिला एक शहर है। शहर बादामी में स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिरों का एक परिसर है। बादामी गुफा किस धर्म का यह गुफा है? तो हिंदू और जैन गुफा मंदिरों का यह एक परिसर है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है 2 कथन। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल, हर्ष का मतलब यहाँ पे हो जाएगा हर्षवर्धन के शासन के दौरान भारत आया था। दूसरा कथन है ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान भारत का दौरा किया था। ये दोनों गलत है, ये दोनों में से कोई नहीं होगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका व्याख्या देखते हैं लोग। फाहियान यह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत 5वीं सदी के प्रारंभ में आया था। यह किस शासक के कार्यकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। और कब आया था? तो 5वीं सदी के प्रारंभ में। उसने फो की रचना की, जिसमें गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। फाहियान की पुस्तक का नाम क्या है? तो फू कोकी, यानी कि फो की इसकी पुस्तक का नाम है। उसके बाद है ह्वेनसांग 629 ईस्वी में यह हर्षवर्धन के समय भारत आया और सी युकी की रचना की। ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? तो सी युकी। और यह किस शासक के शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग ने तत्कालीन 138 देशी राज्यों का विवरण प्रस्तुत किया। इसने 138 देशों का विवरण भी प्रस्तुत किया था इस पुस्तक में। इसने हर्षकालीन राजनीति, हर्षवर्धन के राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का भी वर्णन किया था। वाटर्स के अनुसार, यह व्यक्ति का नाम है, वाटर्स के अनुसार वह भारत को इंटू यानी कि अर्ध चंद्रकार नाम देता है।
ये जो ह्वेनसांग है भारत को कौन सा नाम देता है, तो अर्धचंद्र का नाम देता है। अब है चौथा नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो इसको सुमेलित करते हैं लोग। तो चरक का संबंध किससे हो जाएगा, तो चरक चिकित्सा से संबंधित है। चरक किससे से संबंधित है, तो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित है। वरामिहिर ज्योति से संबंधित है। विशाखदत्त नाटककार थे। विशाखदत्त कौन थे, तो नाटककार थे। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि A का 2, B का 1, C का 4, D का 3। अब है 5वां नंबर क्वेश्चन, नाथपंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। यानी कि नाथपंथी यह पंथ था। सिद्ध और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया, तो उत्तर भारत में इन्होंने इससे को लोकप्रिय बनाया था। नाथपंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। किसमें, उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। नैनार तमिल कवि संतों ने 5वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचार में अहम भूमिका निभाई थी, जबकि 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा यह आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है, तो यह रामानंद ही थे जो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर आए थे। चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव आदि ने भक्ति आंदोलन को अधिक मुखरता प्रदान की। अब है आदि शंकराचार्य 11 मई 788 ईस्वी को आदि शंकराचार्य का जन्म कोच्चि केरल के पास कलाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और संस्कृत में वैदिक के सिद्धांतों पर अनेकों टिप्पणियां भी लिखी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो अद्वैतवाद का सिद्धांत आदि शंकराचार्य ने दिया था। इनके द्वारा सनातन धर्म के प्रचार के लिए श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में भारत के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की गई थी। अब है 6वां नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक के वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, तो यह राजगिरी था जो साम्राज्य राजधानी के रूप में कार्य करता था। प्रारंभिक के वैदिक काल के दौरान राजगिरी, वर्तमान नाम इसका क्या है, राजगीर है, मगध की प्रथम राजधानी थी। यह मगध की कौन सी राजधानी थी, तो मगध की प्रथम राजधानी थी। प्रारंभिक के वैदिक काल में पाटलिपुत्र भारत का एक शहर था, जिसे गंगा नदी के पास एक छोटे किले के रूप में मगध शासक उदयन का शासनकाल 466 से लेकर 444 ईसा पूर्व तक रहा था। उदयन द्वारा बनाया गया था। पाटलिपुत्र नंद वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश की राजधानी थी। पाटलिपुत्र किन वंशों की राजधानी रही है, तो नंदवंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश की राजधानी रही है। अफगानी तुर्क शासक शेरशाह सूरी कौन सा शासक था, तो यह अफगानी तुर्क शासक था। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा था। पटना नाम किसने रखा था, तो शेरशाह सूरी ने ही रखा था। मौर्य काल में स्थित पाटलिपुत्र विश्व के सबसे बड़े शहरों में से एक बन गया था। मगध को 16 महाजनपदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाजनपद माना जाता था। मगध ही ऐसा महाजनपद था जो 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इस पुस्तक को कामंदक ने लिखी है। नीतिसार राज्यशास्त्र का एक संस्कृत ग्रंथ है। यह किस भाषा में ग्रंथ है, तो यह संस्कृत में लिखा गया है, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। यह पुस्तक किस पर आधारित है, तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उस पर आधारित है। इसके रचयिता कामंदकी या कामंदक हैं। यह रचना साधारणतः कामंदकीय नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है, तो कामंदकीय नाम से प्रसिद्ध है। इसमें गुप्तकालीन भारत में प्राचीन काल के राजनैतिक जीवन, कूटनीति और राजकीय चित्रण को दर्शाया गया है। अब कुछ रचना दिया गया है और उसके रचनाकार, तो अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे, कौटिल्य। राजतरंगिणी को किसने लिखा है, तो कलहन। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई हो जाएंगे। हर्षचरित को बाणभट्ट ने लिखा है। मुद्रा राक्षस को विशाखदत्त ने लिखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम को कालिदास ने लिखा है। स्वप्रवासवदता को भास ने लिखा है। अब है 8वां नंबर क्वेश्चन, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था, तो समुद्रगुप्त के पास भेजा था। किस राजा के पास भेजा था, तो समुद्रगुप्त के पास भेजा था। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने
श्रीलंका, पुराना नाम इसका क्या है, प्राचीन नाम श्रीलंका का सिलोन। सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोधगया में एक मठ बनाने की अनुमति दी। इस कार्य के लिए समुद्रगुप्त को अनुकंपवन करुणा से भरा कहा गया है। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक रहा था। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के एक प्रसिद्ध शासक थे जो गुप्त वंश के चौथा राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। ये किसके उत्तराधिकारी थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे और यह चौथा राजा के रूप में कार्यरत हुए थे। समुद्रगुप्त से संबंधित इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख उनके दरबारी कवि हरिसेन, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था, तो हरिसेन द्वारा रचित प्रशस्ति लेख जिसमें समुद्रगुप्त के सैन्य विजयों का वर्णन किया गया है। अब है 9वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहारों को बौद्ध वास्तुकला के रूप में देखा जा सकता है। चैत्य क्या होता है, तो बौद्ध धर्म में पूजा स्थल के लिए चैत्यों का निर्माण किया गया था। विहार क्या होता है, विहारों का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के रहने के उद्देश्य से किया गया था। ये भिक्षुओं के निवास स्थान है। विहार क्या है, तो यह बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान था। स्तूप पे बौद्ध संतों की उपासना के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक अनुष्ठानिक स्थल के रूप में होता है जो कब्र के समान दिखता है। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, तो यह घोड़ा था। घोड़ा ऐसा ही जानवर था जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल है। सुरकोटदा क्या है, तो सिंधु घाटी से संबंधित पुरातात्विक स्थल है। यहाँ घोड़े की हड्डियों के अवशेष और कुछ संबंधित कलाकृतियाँ मिली है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े के संबंध में पूर्णतः ज्ञान नहीं था। घोड़े के संबंध में इनको ज्ञान नहीं था। ए के शर्मा और जेपी जोशी ने 2100 से लेकर 1700 ईसा पूर्व के दौरान घोड़े की हड्डियों के निष्कर्षों से सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी मौजूदगी की सूचना दी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते हैं लोग, इसको क्या दिया गया है, तो इससे सभ्यता के लोगों ने कई जानवरों को पालतू बनाया था। इसका प्रमाण यहाँ से प्राप्त मुहरों और दफनाने की विधि से मिलता है। इनके पालतू जानवरों में कुब्बड़ और सींग वाले मवेशी, कुत्ते और बिल्ली आदि शामिल थे। एशियाई हाथी को पालतू बनाया गया था। किस हाथी को पालतू बनाया गया था, तो एशियाई हाथी को पालतू बनाया गया था और इसके हाथी दांत का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया गया था। अब है मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है 11 नंबर में, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है, भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या थे। भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या था, तो उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। ये गलत है। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, ये भी गलत है। उसके बाद प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। किससे राजवंश की स्थापना हुई, तो तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, ये सही है। युद्ध में तोपों की शुरुआत भी हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 3 और 4 कथन सही है। बाबर के आगमन से पूर्व भारत में गन पाउडर यानी बारूद मौजूद था। उसके आगमन के पूर्व भी मेहराब और गुंबद भी विद्यमान थे। अतः प्रश्न दिए गए विकल्प 1 और 2 असत्य है, जबकि विकल्प 3 और 4 सही है। इसको देख लिया लोगों ने। अब बाबर के बारे में पढ़ते हैं लोग। बाबर के बारे में क्या था, तो इसका शासनकाल 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक रहा। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरागना में हुआ, जो कालांतर में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। जो आगे चलकर यही मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन बना, तो बाबर ही बना था। वह पितृवंश की ओर तैमूर वंशज, यानी कि पिता की तरफ से तैमूर का वंशज और मातृवंश की ओर से चंगेज खान का वंशज था। यह पिता की ओर से तैमूर वंश का वंशज और मातृवंश की ओर से चंगेज खान का वंशज था। 11 वर्ष की आयु में बाबर फरागना की गद्दी 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर कितने वर्ष की अवस्था में गद्दी को संभाला था, तो 1494 ईस्वी में और 11 वर्ष की अवस्था में। बाबर पर आक्रमण। बाबर खैबर दर्रा से होकर भारत आया और इसने अपने प्रथम आक्रमण 1519 में बाजौर तथा भेरा को जीता था। भारत में बाबर का प्रथम आक्रमण कब हुआ था, तो यह आक्रमण बाजौर और भेरा पे हुआ था। कब हुआ था, तो 1519 ईस्वी में, और इन दोनों जगहों को क्या किया था, बाबर ने जीत चुका था। पानीपत का प्रथम युद्ध, उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को होता है, जिसमें बाबर विजयी रहा। खनवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को होता है।
चंदेरी का युद्ध 19 जनवरी 1528 ईस्वी को होता है। चंदेरी का युद्ध कब होता है? तो 19 जनवरी 1528 ईस्वी को होता है। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को होता है। 6 मई 1529 ईस्वी को होता है। अब है 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? तो सूरत बंदरगाह को मक्का का द्वार कहा जाता था मुगल काल के दौरान। सूरत को मुगल काल में बाब अल मक्का या बाबुल मक्का कहा जाता था, क्योंकि यह हज के लिए यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए प्रस्थान बिंदु था। इस कारण सूरत को बंदर-ए-मुबारक के नाम से भी जाना जाता है। इससे कारण सूरत को किस नाम से जाना जाता है? तो बंदर-ए-मुबारक के नाम से भी जाना जाता है। सूरत मुगलों के अधीन एक महादेशीय भूमार्गों और गांगीय दोआब के साथ जुड़ा क्षेत्र हुआ करता था, जो व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। 13 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की? तो नौरोज की शुरुआत बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने ही किया था। बलबन ने ईरानी त्यौहार, यह कौन सा त्यौहार था, किस तिथि का? तो यह ईरानी त्यौहार था, नौरोज का आरंभ किया था। इसने कई ईरानी परंपराएं जैसे सिजदा का मतलब भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, एवं पैबोश यानी सुल्तान के चरणों को चूमना प्रारंभ भी करवाया था। इसने इल्तुतमिश के समय गठित 40 तुर्क के सरदारों के गुट की समाप्ति कर दी थी। इल्तुतमिश के समय में ही बलबन ने 40 दल को समाप्त भी किया था। बलबन ने रक्त व लौ की नीति का पालन किया। वह स्वयं को फिरदौस के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंश से जोड़ता है। वह किस वंश से जोड़ता है? तो अफरासियाब वंश से जोड़ता है। बलबन ने एक पृथक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। इसने दीवाने अर्ज की भी स्थापना किया था। बलबन ने जिले इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब, जिले इलाही का मतलब क्या होता है कि ईश्वर का प्रतिबिंब का उपाधि धारण की थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बलबन ने किस नीति का पालन किया था? तो रक्त एवं लौ की नीति का पालन किया था। और ये शाहनामा में वर्णित किस वंश को जोड़ता है अपने आप को? तो अफरासियाब वंश से जोड़ता है। और दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की? तो बलबन ने ही किया था। जिले इलाही की उपाधि किसे दी गई थी? तो बलबन को ही दी गई थी। अब है 14 नंबर क्वेश्चन। फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखी गई थी। फुतुहात आलमगीरी ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद कुछ लेखक के नाम दिए गए हैं और उनकी पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है? तो ईश्वर दास सागर की पुस्तक का नाम क्या है? फुतुहात आलमगीरी। उसके बाद बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी। यह तुर्की भाषा में आत्मकथा, यह किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की भाषा में लिखा गया था। जहांगीर, तुजुक ए जहांगीरी, यह भी जहांगीर की आत्मकथा है। गुलबदन बेगम हुमायूं, यह फारसी भाषा में लिखा गया है। हुमायूं नामा किस भाषा में लिखा गया है? तो फारसी भाषा में लिखा गया। किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने। अबुल फजल आईने अकबरी और अकबरनामा किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है। मिर्ज़ा मोहम्मद आलमगीर नामा पुस्तक के लेखक के मिर्ज़ा मोहम्मद हो जाएंगे। अब्बास खान शेरवानी तारीख़ शेरशाही इनकी रचना का नाम है। मुतमिद खान इनकी रचना का नाम नामे जहांगीरी। ख्वाजा कामगार इनकी रचना का नाम मासिरे जहांगीरी है। ख्वाजा कामगार की रचना का नाम क्या है? तो मासिरे जहांगीरी है। अब्दुल हमीद पादशाहनामा निज़ामुद्दीन अहमद तबकाते अकबरी, निज़ामुद्दीन अहमद की पुस्तक का नाम क्या है? तो तबकाते अकबरी है। इनायत खान की पुस्तक का नाम क्या है? तो शाहनामा इनकी पुस्तक का नाम है। अब है 15 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं लोग। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन दिया गया है। पहला कथन है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। दूसरा कथन है, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 1 और 2 दोनों सही है। यह 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। उसके बाद है, महिला शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की ओर भी ध्यान दिया था। इसकी व्याख्या देखते हैं लोग। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चार्ल्स वुड के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का मुख्य उद्देश्य भारत में शिक्षा पद्धति के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करना था। वुड डिस्पैच का संबंध क्या था? तो भारत में शिक्षा पद्धति के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करना था। वुड डिस्पैच ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को भी खारिज कर दिया है। इस कारण इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव।
तो इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के लिए इसने उच्च अध्ययन के शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया था। भारत के प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषाओं को शुरू करने का सुझाव दिया था। अब है 16 नंबर क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसे लॉर्ड लीटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 यानी कि सी नंबर, यह तीनों सही है। उसके बाद है इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। देसी भाषा के समाचार पत्र अधिनियम 1878, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। इस अधिनियम को वायसराय लॉर्ड लीटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने अधिनियमित किया था? तो लॉर्ड लीटन ने। इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना तथा राजद्रोही लेखों को रोकना था। इसे गैंगिंग अभियान के रूप में जाना जाने लगा। यह इस रूप में जाना जाने लगा, तो गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाने जाने लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। लॉर्ड लीटन 1876 से लेकर 1880 ईस्वी तक भारत के वायसराय थे। इनका वायसराय का काल कितना था? तो 1876 से लेकर 1880 तक। इन्हीं के समय शस्त्र अधिनियम 1878 ईस्वी में पारित किया गया, जिसमें भारतीयों को बिना किसी अनुमति के हथियार ले जाने पर रोक लगाई गई थी। अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे कथन क्या पूछ रहा है? सही पूछ रहा है। तो पहला कथन दिया है, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा कथन है, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार भी दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का भी प्रयास किया। ये सब कथन है। उसके बाद है, इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया। ये चारों कथन सही है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि सी नंबर 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में उपयुक्त दिए गए सभी कथन सही हैं। जैसे कि पहला कथन क्या था? तो केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा कथन, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार भी दिया। तीसरा कथन क्या था? इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का भी प्रयास किया था। ये तीनों सही है। उसके बाद चौथा भी सही है, इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया। लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से लेकर 1872 ईस्वी तक रहा था। इसके द्वारा अजमेर में मेयो कॉलेज 1872 यानी कि 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा। इसके कार्यकाल में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण तथा कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना भी की गई। 1872 में भारत की प्रथम जनगणना इसी के कार्यकाल में हुई थी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि 1872 में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। 8 फरवरी 1872 ईस्वी में शेर अली अफरीदी, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेर अली अफरीदी ने किसकी हत्या की थी? तो इसकी लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। 8 फरवरी 1872 ईस्वी में शेर अली अफरीदी एक अफगान था। अफगान ने चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। किसकी? लॉर्ड मेयो की। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सिमुलेट करना है। क्या दिया गया है? तो दिया गया है, उसको सुमेलित करते हैं लोग। तो क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का यात्री था? तो यह इटली का यात्री था। जैक्स कार्टियर यह फ्रांस का यात्री था। सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम का यात्री था। फर्डिनेंड मैगलन यह पुर्तगाली यात्री था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है होम रूल आंदोलन, दूसरा सूरत विभाजन, तीसरा खेड़ा सत्याग्रह, चौथा मार्ले मिंटो सुधार। ऊपर दी गई घटनाओं को निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक के क्रम में है, यानी कि इसका सही क्रम बनाना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी कि 2 4 1 3। पहला क्या होगा? सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन वर्ष 1907 में उदारवादी पक्ष रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन हालांकि गर्मपंथी पक्ष लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे।
हालांकि गर्मपंथी जो पक्ष के लोग थे किसको अध्यक्ष बनाना चाहते थे, तो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और उदारवादी पक्ष के लोग किसे अध्यक्ष बनाना चाहते थे, तो रासबिहारी घोष को। अंततः रासबिहारी घोष से अध्यक्ष बनने में सफल हुए। उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार, यह 1909 में होता है। मार्ले मिंटो सुधार 15 नवंबर 1909 में राजकीय अनुमोदन के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से लागू हुआ। इस सुधार में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई थी। उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार के बाद होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में होता है। होम रूल आंदोलन कब होता है, तो 1916 ईस्वी में। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तिलक की होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत बरार था। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की, जो तिलक के होम रूल लीग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भारत एनी बेसेंट के होम रूल लीग के कार्य क्षेत्र में था। एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुंडेल को होम रूल लीग संगठन का सचिव बनाया और अडयार, मद्रास में लीग का मुख्यालय स्थापित किया। एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग की स्थापना किया था उसका मुख्यालय कहाँ था, तो अडयार, मद्रास में था। और इसका सचिव किसने बनाया था, तो इसका सचिव जॉर्ज अरुंडेल को बनाया था। उसके बाद होता है खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में। खेड़ा सत्याग्रह कब होता है, तो 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह होता है। इस सत्याग्रह का मुख्य कारण था कि खेड़ा के किसान फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान को स्थगित करना चाहते थे, लेकिन यह परंतु ब्रिटिश सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। गांधी जी वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक के साथ खेड़ा पहुंचे और किसानों को समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप सरकार ने करों में कमी कर दी थी। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। लॉर्ड लीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, तो लॉर्ड लीटन इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है। किसे इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है, यानी कि शस्त्र अधिनियम से संबंधित है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित है और स्ट्रेची कमीशन से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखते हैं लोग। 2 फरवरी 1883 ईस्वी को इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया। इल्बर्ट बिल को प्रस्तुत किया गया तो 2 फरवरी 1883 ईस्वी को। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन और काउंसिल ऑफ इंडिया के कानूनी सलाहकार पर कर्टेने इल्बर्ट ने भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों के विरुद्ध मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया। लॉर्ड लीटन का शासनकाल यानी कार्यकाल इसका 1876 से लेकर 1880 ईस्वी तक रहा था। प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में की गई थी। इसके कार्यकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। किसके, लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में ही दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। महारानी विक्टोरिया को कैसेरे हिंद की उपाधि प्रदान भी की गई थी। इसके कार्यकाल में आर्म्स एक्ट 1878 पारित किया गया, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी के शासनकाल में था। लॉर्ड लीटन के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके कार्यकाल में सिविल सेवा परीक्षा की उम्र घटाकर 21 से लेकर 19 वर्ष कर दी गई, यानी कि 21 वर्ष अधिकतम सीमा थी, उसको घटाकर कितना कर दिया गया, तो 19 वर्ष कर दिया गया। बक्सर की लड़ाई, अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए, तो इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इलाहाबाद की संधि पर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। बक्सर का युद्ध, इसके बारे में देखते हैं लोग कि बक्सर का युद्ध कैसे हुआ था और कैसे किसके साथ हुआ था। मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक संघ बनाया। तत्पश्चात तीनों की संयुक्त सेना ने पटना की ओर प्रस्थान किया। इस सेना का मुकाबला करने के लिए अंग्रेज भी मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर के मैदान में आ गए। 22 अक्टूबर 1764 को दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों को निर्णायक विजय मिली। इससे युद्ध में कौन जीत गया, तो अंग्रेज जीत गए। शाह आलम और शुजा-उद-दौला को अंग्रेजों की शरण लेनी पड़ी और मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया। बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से संधियां भी की। प्रथम इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को अंग्रेजों, बंगाल एवं मुगलों के बीच हुई थी।
इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेजों, बंगाल एवं मुगलों के बीच में हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। द्वितीय इलाहाबाद की संधि यह 16 अगस्त 1765 को हुई थी। अंग्रेजों एवं अवध के बीच हुआ था। अब है 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? यहाँ से 22 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम किस आंदोलन में प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद हड़ताल। अहमदाबाद हड़ताल में ही इन्होंने इसका प्रयोग किया था। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल वर्ष 1918 में प्लेग बोनस के कारण मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच विवाद था। गांधी जी के अनशन के बाद मिल मालिकों ने 35% बोनस देना स्वीकार किया। उसके बाद है चंपारण सत्याग्रह, यह 1917 ईस्वी में हुआ था। किसानों को तीन कठिया पद्धति के अंतर्गत जमीन के 3/20 यानी कि 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जो कालांतर में शोषण का एक मुख्य कारण बना। राजकुमार शुक्ल, ये नाम इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी को चंपारण में बुलाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो यही थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी ने इस मुद्दे पर चंपारण में हस्तक्षेप किया था। अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो चंपारण ने कृषि समिति की स्थापना की थी। इससे समाधान के लिए अंग्रेजों ने कौन सा कदम उठाया था? तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी। इसका सही आंसर चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किसानों को 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी और यूरोपियों द्वारा तय किए गए मूल्य पर उसे बेचना पड़ता था। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण में हस्तक्षेप किया और उनके सत्याग्रह के आधार पर किसानों की परेशानियां कम हुई। तत्कालीन उस समय कौन थे? उपराज्यपाल के पद पर उपराज्यपाल ने परिषद सहित चंपारण में कृषि स्थितियों की जांच करने और उसका विवरण देने के लिए एक जांच समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया। गांधी जी को इसके सदस्यों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया। 10 जून 1917 को समिति का प्रस्ताव प्रकाशित किया गया, जिसमें उनके कर्तव्य इस प्रकार निम्नलिखित थे: जमींदार और पट्टेदार के बीच संबंधों की जांच करना। उसके बाद है इस विषय पर पहले से ही मौजूद साक्ष्यों की जांच करना। इसमें शामिल सभी लोगों की शिकायतें दूर करने की सिफारिश देना। समिति ने जुलाई के मध्य में अपना काम शुरू किया। कब अपना काम शुरू किया? तो जुलाई के मध्य से, और 3 महीने की अवधि के बाद 4 अक्टूबर 1917 को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें मुख्य रूप से सम्मिलित सिफारिशें थी। इसमें कौन कौन क्या सिफारिशें थी उसको देखते हैं लोग। तो 3 कटिया प्रणाली को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, पहली सिफारिश थी। दूसरी सिफारिश क्या थी? अगर कोई नील उगाने के लिए किसी समझौते में शामिल होता है तो यह समझौता स्वैच्छिक होना चाहिए। इसकी अवधि 3 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसकी अवधि कितने साल से थी? तो 3 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जिस क्षेत्र में नील को उगाया जाना है उससे का चयन करने का निर्णय किसानों पर निर्भर होना चाहिए। अब है तीसरा सिफारिश क्या था? तो नील पौधों की बिक्री की दर को किसानों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। यानी कि नील पौधों की बिक्री की दर को किसके द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए? तो इसको किसानों द्वारा निर्धारित करना चाहिए। चौथी सिफारिश क्या थी? तो चौथी सिफारिश फैक्ट्रियों को तवान देने वाले किसानों को इनमें से 1/4 हिस्सा वापस मिलना चाहिए। 5वीं सिफारिश अववाब यानी अवैध उपकर की वसूली को रोका जाना चाहिए। अब है 24 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो भारत सेवक समाज, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सेवक समाज। इसको देखते हैं लोग। गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। आत्मीय सभा राम मोहन राय। बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो जेम्स ऑगस्टस हिकी। समाचार दर्पण किसने प्रकाशित किया था? तो मार्समेन ने इसको प्रकाशित किया था। सत्यप्रकाश किससे संबंधित है? सत्यप्रकाश के प्रकाशन किसने किया था? तो करसन दास मूल ने। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है कि सत्यार्थ प्रकाश को किसने प्रकाशित किया था? तो दयानंद सरस्वती ने। मुंबई दर्पण बालशास्त्री जाम्बेडकर। नेटिव
BN मांगलिक के अमृत बाजार पत्रिका, ये भी इंपॉर्टेंट है। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो मोतीलाल घोष ने किया था। यंग इंडिया, नवजीवन, यह गांधी जी की पत्रिका थी। ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया, ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया की यह पत्रेचार थी। उसके बाद युगांतर यह बरीद घोष और भूपेंद्र घोष की से संबंधित है। बरीद घोष और भूपेंद्र घोष से कौन से युगांतर समाचार पत्र संबंधित है। 25 नंबर क्वेश्चन है अंबाबाई। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंबाबाई एक के स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो यह कर्नाटक के राज्य की थी अंबाबाई। स्वतंत्रता सेनानी अंबाबाई कर्नाटक की मूल निवासी थी। वह 12 वर्ष की थी जब उनकी शादी हुई और 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने पति को खो दिया। इस विषम परिस्थिति के बाद वह भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गई। आंदोलन के दौरान उनके द्वारा उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर विरोध किया गया। आंदोलन के दौरान उनके द्वारा उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर भी विरोध किया गया। अब 26 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? इनमें से क्वेश्चन दिया गया है 4 ऑप्शन में, इनमें से कौन से कैबिनेट सदस्य के मिशन नहीं थे? तो जे एंड्रयू ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। एबी अलेक्जेंडर भी थे, पी लॉरेंस भी थे। 24 मार्च 1946 को तात्कालिक की राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था। कब आया था? तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को। उसके बाद लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव के पद पर थे। सर स्टेवर्ट क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे तथा एबी अलेक्जेंडर एडमिरलिटी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थे। इसके सदस्य थे। ये तीनों व्यक्ति कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे। इस मिशन के यानी कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन एवं पहली बैठक 19 दिसंबर 1946 को किया गया। संविधान सभा का पहली बैठक कब किया गया? तो 9 दिसंबर 1946 को किया गया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई दिवस की शुरुआत की। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। गांधी जी ने कैबिनेट मिशन का समर्थन किया था। गांधी जी ने कैबिनेट मिशन का क्या किया था? समर्थन किया था। अब है 27 नंबर क्वेश्चन, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। यह उपयुक्त कथन किस नेता का है? ये जो कथन है सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश से सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी, यह कथन किसका है? तो लाला लाजपत राय का यह कथन है। किसका कथन है? तो लाला लाजपत राय का यह कथन है। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। यह विचार लाला लाजपत राय के द्वारा व्यक्त किया गया था। हालांकि भारत के आधुनिक इतिहासकारों में सेफ्टी वाल्व की अवधारणा को लेकर मत नहीं है। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार कांग्रेस की स्थापना भारतीयों में आई राजनीतिक चेतना का परिणाम था। वे एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करना चाहते थे जिसके द्वारा वे भारतीयों की राजनीति एवं आर्थिक मांगों को सरकार के समक्ष रख सकें। कांग्रेस से जुड़े विवादित जो भी वक्तव्य थे उसको देखते हैं लोग। लॉर्ड कर्जन का मत था, ये लॉर्ड कर्जन का मत था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं। उसके बाद है अश्विनी कुमार दत्त। ये क्या कहते? तो कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। बंकिम चंद्र चटर्जी, कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, इन्होंने कहा था। लाला लाजपत राय, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन का दिमाग की उपज है। बिपिन चंद्रपाल, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। क्या है? तो यह याचना करने वाली संस्था है। यह किसका कथन है? तो बिपिन चंद्रपाल का। बाल गंगाधर तिलक का कथन क्या है? यदि वर्ष भर में एक बार मेढक की तरह टराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं लोग कि 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो कराची अधिवेशन जो 1931 ईस्वी में हुआ था, कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों को प्रस्ताव पारित किया गया था। कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस सत्र में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव भी पारित किए गए थे।
अगर आप लोग बोलेंगे तो सिर्फ मैं आंसर टिक करके मतलब ये वीडियो शॉर्ट में कर दूंगा, लेकिन वैसे कुछ फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि जब भी व्याख्या दिया गया है तो उसको भी रीडिंग करके समझ लिया जाए तो वे बेटर रहेगा। भले एक वीडियो में 75 ही क्वेश्चन क्यों ना किया जाए, इसका अगर एक वीडियो में कवर नहीं हो रहा है तो 2 वीडियो बन जाएगा, एक में 75 क्वेश्चन और दूसरा में 75 क्वेश्चन, उस तरह 150 क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो आप लोग को अगर जैसे चाहिएगा उससे आप लोग कमेंट कर सकते हैं लोग। अब आगे देखते हैं लोग कि इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता, इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता 23 मार्च 1931 को स्वीकृति दी गई। इस समझौता के बाद गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता है। गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था, तो कराची के अधिवेशन में ही कहा था। वर्ष 1922 ईस्वी में, वर्ष 1922 ईस्वी में कांग्रेस का 47वां अधिवेशन गया बिहार में C.R. दास की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में की गई थी। इस अधिवेशन में मतभेदों के कारण कांग्रेस में विभाजन हो गया। कांग्रेस में पहली विभाजन कब हुआ था, तो सूरत अधिवेशन में ही हुआ था। अब है 29 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे, निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं। तो कारण को देखते हैं लोग, उपयुक्त में से सभी। इसका कारण क्या है, तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, ये भी कारण हो सकता है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, ये भी कारण था। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, सभी वर्ग के लोग समाज में जो भी थे लोग वे 1857 के विद्रोह में समर्थन नहीं दे रहे थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण क्या हो सकते हैं, तो कारण देखते हैं लोग कौन से कारण थे। अंग्रेजों के सैन्य श्रेष्ठता, पहली कारण अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, दूसरी कारण विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं थी, तीसरा कारण क्या था, तो समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था इत्यादि। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं NI यानी कि नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे कहाँ के थे, तो बलिया उत्तर प्रदेश से, ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या किसने की, तो मंगल पांडे ने कर दी। इस घटना के बाद उसे फांसी दे दी गई। जब उसने इन दोनों की हत्या कर दी तो मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से आरंभ हुआ था। ब्रिटिश सेना की 20वीं NI यानी कि नेटिव इन्फेंट्री तथा LC की पैदल सैन्य टुकड़ी 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंची और मुगल बादशाह बहादुर शाह को अपना नेता घोषित किया। विद्रोह के मुख्य केंद्र दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, आरा इत्यादि। यानी कि इस बार जो 69 BPSC हुआ था उसमें इतिहास से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो इतिहास से टोटल 29 क्वेश्चन आए हैं। इसका मतलब है कि BPSC में इतिहास का वेटेज सबसे अधिक है। तो अब हम लोग देखते हैं लोग राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी। तो तीसरा क्वेश्चन है किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या हैं। तो आवश्यक विशिष्टताएं को देखते हैं लोग क्या होता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त में से सभी। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं कुछ इस प्रकार से होती हैं। आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में संकोच और पिछड़ापन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। यह आयोग अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकारों के विचार को। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित विचार का संदर्भ संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जिनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। मजबूत केंद्र के साथ संघ केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां उच्चतम न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार से संबंधित संदर्भ कनाडा से लिया गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित विचार लिए गए हैं। इंग्लैंड से कानून बनाने की प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनीय संसदीय प्रणाली एवं CAG के कार्यालय से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। उसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। तो अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, अर्थात यह अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है।
अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का उल्लेख है। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो विधि के समक्ष समता का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद क्या करता है? तो भेदभाव पर रोक लगाता है, यानी यह प्रावधान करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 22 निरोध हिरासत या गिरफ्तारी के संरक्षण से संबंधित है। यह किसी व्यक्ति को निरोध गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। अब 33 नंबर क्वेश्चन, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो यह अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है कि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा या घटा सकते हैं, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अनुच्छेद 216 के तहत राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनको राष्ट्रपति समय समय पर आवश्यकता के अनुसार नियुक्त करता है। अब 34 नंबर क्वेश्चन, पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुसूचित जनजाति से यह संबंधित है, यानी कि आंसर भी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची अनुसूचित जनजाति के लोगों के अनुशासन एवं उनके हितों की सुरक्षा से संबंधित है। भारत सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों को ऐसे क्षेत्र से अभिप्रेत किया है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। वर्तमान में 10 राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र विद्यमान हैं। अब है 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किससे या किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? तो यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सबसे पहले मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती कहाँ के थे? तो केरल राज्य के थे। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में हुआ था। यह एक ऐतिहासिक निर्णय दिया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में बदलाव या हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। संसद के पास संविधान में संशोधन करने की अबाधित शक्ति है, लेकिन यह संविधान के मूल ढांचे या मौलिक के विशेषताओं के साथ छेड़छाड़ या उसे कमजोर नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें केवल संविधान संशोधन की शक्ति निहित है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, उसके बाद आता है गोलकनाथ। यह कब हुआ था? तो 1967 में। सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की शक्तियों के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाया था कि वह संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। इस प्रकार यह वाद मूल अधिकारों को एक उत्तमोत्तम स्थिति प्रदान करता है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघवाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि भारतीय संविधान की स्थापना मूल अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर ही की गई है। अब 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं लोग। सूची 1 के सूचीबद्ध राजनीतिक दलों या सूची 2 में उनकी स्थापना वर्ष साथ सुमेलित कीजिए, यानी कि एक तरफ दिया गया राजनीतिक दल और एक तरफ दिया गया है उनके स्थापना वर्ष, उनको सुमेलित करना है। तो आगे देखते हैं लोग उनका सुमेलन कैसा है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में की गई थी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 ईस्वी में की गई थी। अब 37 नंबर क्वेश्चन, किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो अनुच्छेद 120 का सब क्लॉज ए, यानी कि ऑप्शन सी नंबर यह इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 120 का सब क्लॉज ए मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 का सब क्लॉज ए संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई सांसद हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है, तब उस स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा अर्थात अनुमति दे सकते हैं। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक से संबंधित है तथा अनुच्छेद 122 का सब क्लॉज 2 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने से संबंधित है। अब 38 नंबर क्वेश्चन, कोलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो पहला कथन क्या है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उस समय इससे न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। उसके बाद दूसरा कथन, संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है। तीसरा कथन क्या है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। चौथा कथन है, कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। तो इसका कथन पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो पहला कथन और तीसरा कथन सही है। तो पहला कथन में क्या दिया है, कॉलेजियम प्रणाली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 2 और 217 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। यह प्रणाली संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। यह CJI की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई है। यह एक संस्थागत राय होगी। तीसरे न्यायाधीश मामले 1998 में राष्ट्रपति द्वारा जारी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अनुच्छेद 143 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया, जिसमें CJI और उनके 4 वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होते हैं। इसकी अध्यक्षता CJI द्वारा की जाती है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। अब 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इससे नई प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये सही है। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जुड़ गए, तीसरा कथन है, इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47 भी जुड़ गए। इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों का अयोग्य घोषित करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। अब इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन पूछ रहा है। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, कथन बार बार हम लोग सही खोजने लगते हैं लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, गलत कथन पूछ रहा है। तो गलत कथन में 2 और 3 हो जाएगा। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 ईस्वी में हुआ था। लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इसके तहत ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि लघु संविधान के रूप में किस संशोधन को जाना जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को जाना जाता है। इसके तहत संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया। इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता का उपबंध भी शामिल किया गया। इसके तहत संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर किया गया और नीति निर्देशक तत्वों को व्यापक बनाया गया। इस संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। शिक्षा, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन तथा उच्चतम न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन और संगठन के विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित भी किया गया। राज्य नीति निदेशक की मौजूदा सूची में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 4 नए राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत जोड़े गए। अनुच्छेद 39A समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु इसको जोड़ा गया। उसके बाद है अनुच्छेद 39F को जोड़ा गया, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसरों को सुरक्षित करने हेतु। उसके बाद अनुच्छेद 43A जोड़ा गया, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने, इसको जोड़ा गया। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों एवं वन्यजीव की रक्षा के लिए प्रयास करना, इसको भी जोड़ा गया। भारत के राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल के सदस्यों के साथ संसद में सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार भी दिया गया। अतः इस प्रकार कथन A और 4 सही है, बल्कि 2 और 3 गलत है। नोट, अनुच्छेद 47 मूल संविधान का भाग है, अतः विकल्प 3 में दिए गए अनुच्छेद प्रश्न के अनुरूप सही नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन है, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो इसका परिणाम क्या क्या हो सकता है। और वित्तीय आपात, तो पहला परिणाम क्या दिया गया है, तो राष्ट्रपति राज्य को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। ये शायद होता है। अब आंसर में देखेंगे लोग तो पता चलेगा कि आंसर क्या दिया गया है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है।
उसके बाद कथन दिया गया है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ के मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएंगी। तो इसमें क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करें, यानी कि इसमें कौन सा उत्तर सही होगा उसको चयन करना है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 134 उसका सही आंसर हो जाएगा। उसका व्याख्या देखते हैं लोग, क्या दिया गया है। अनुच्छेद 360 का सब अनुच्छेद 360(4) का ए और अनुच्छेद 360(4)(b) के अनुसार क्रमशः कथन 1 और 3 और 4 सही है, कथन 2 गलत है, क्योंकि विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 और 201 राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को दी गई सहमति के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों और राज्यपाल की अन्य शक्तियों जैसे राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करने से संबंधित है। अब है 41 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP का उद्देश्य जनता को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित कराना है तथा भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था? तो 1975 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1975 ईस्वी में। सिक्किम वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना था। यह पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। इसके उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन है और पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल, जबकि दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्यों से घिरा हुआ है। ध्यातव्य है कि वर्ष 1974 में सिक्किम ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने की अपनी इच्छा जताई थी। तब भारतीय संसद द्वारा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लाया गया था। इसके तहत सिक्किम को एक के संबंध यानी सहराज्य का, यहाँ पे सहराज्य संबंध और दोनों एक ही बात है, सहराज्य का दर्जा मिला, लेकिन इससे सिक्किम के लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हुई। अंततः वर्ष 1975 में सिक्किम के लोगों ने एक जनमत संग्रह द्वारा चोयगाल शासन की समाप्त करने के पक्ष में मत दिया। इस प्रकार 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में किया गया और प्रभावी हुआ। इसके बाद सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के माध्यम से 22वां राज्य बनाया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से। हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं लोग, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 1 घंटा से ज़्यादा वीडियो बन गया है। तो इसका पार्ट 2 के फॉर्म में बनाएंगे। उसके बाद अगर पार्ट 3 की ज़रूरत पड़ेगी तो पार्ट 3 के फॉर्म में भी इसको बनाया जाएगा। लेकिन ये जो विश्लेषण किया गया है उसका लाइन बाय लाइन ही विश्लेषण किया जाएगा। ओके, आप लोग ये वीडियो को प्लीज़ कम से कम शेयर करें, क्योंकि 2 दिन से एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़े हैं और ना ही वीडियो के व्यूज़ आ रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइबर को भी बढ़वाएं, ताकि हम मोटिवेट हो सके, आप लोग को वीडियो भी बना सके। नहीं तो सब्सक्राइबर और व्यू नहीं आएंगे तो वीडियो बनाकर फ़ायदा भी क्या होगा? अपना आदमी पढ़ाई करेगा। ओके, आप लोग से विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग कृपया करके वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हम बोलते नहीं हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माय वीडियोज़।